तो बच्चों कैसे हैं? चलिए, मैं धीरज सर एमजे एडीयू कोचिंग में पढ़ाता हूँ मुखर्जी नगर में। आपको पता है, मुखर्जी नगर दिल्ली में। ठीक है, आइए अभी हम जो एमसीक्यू देखते हैं वो देखते हैं अपने पास किस चीज का। ये एक्सरसाइज 8 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। हमें इसमें सिर्फ देखना है तालुकदार के बारे में, तालुकदार कौन थे। ठीक है, जमींदार के बारे में देखना है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए इसके जितने भी एमसीक्यू हैं सारे के सारे एमसीक्यू को पहले देख लेते हैं। अच्छा देखिए, थोड़ा थोड़ा क्या कीजिए कि आप ये सब वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए ताकि उनका भी भला होता रहे और आपका भला हो ही रहा है। ठीक है, और जब तक हम हैं होते रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर इसका जो है आपको बड़ा सा मतलब कि इसके बाद जो है जैसे एमसीक्यू खत्म हो जाएगा हम सारे चैप्टर का जो है ना वो नोट्स डालना चालू करेंगे। मतलब सारे चैप्टर को जो है ना एक एक बार 1 आवर्स में 2 आवर्स में सारे चैप्टर को मैं क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सारे चैप्टर का दे दूंगा। देखिए सबसे पहले आते हैं मैच द फॉलोइंग। आपको बताना है मनुक्की, मनुक्की जो है कहाँ का रहने वाला था बाबू, इटली का रहने वाला था। उसके बाद है जीन बैप्टिस्ट तेवेनियर। तेवेनियर जो है ये कहाँ का रहने वाला था बताइए। तेवेनियर जो है याद रखिए फ्रांस का रहने वाला बंदा है। दुअर्ते बारबोसा के बारे में पूछ रहा है। दुअर्ते बारबोसा जो है ये पोर्तुगीज था। अब्दुल रजाक जो है याद रखिए ये पर्सियन, ये यहाँ से पर्सियन था, मतलब समरकंद का रहने वाला था। तो ये पॉइंट जो है अपने पास ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिस्ट हुज आइडियल वर ऑपरेटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन महाराष्ट्र इन 1820s। 1820s का फेज आपको पता है रैयतवाड़ी स्टार्ट होता है, रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट होती है। रैयतवाड़ी सिस्टम में याद रखिएगा ये पहला रिवेन्यू सेटलमेंट है एक तरीके से। ये भी क्या है ये बाबू, एक रिवेन्यू सेटलमेंट है। किसने लाया था? थॉमस मुनरो, नाम याद रखिएगा। बंदे का नाम क्या है बाबू? थॉमस मुनरो। इसने जो है अपने पास ये रिवेन्यू सेटलमेंट एक लेके आता है, समझिएगा, ये रैयतवाड़ी के नाम से। 1820 में आया था। आपसे पूछा ये कौन है बाबू, तो अच्छा ये किसके आइडिया के ऊपर बेस्ड था? डेविड रिकार्डो के आइडिया के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, आगे आते हैं तीसरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो अपने पास 1793 में लाया गया था। बिल्कुल सही है बाबू। परमानेंट सेटलमेंट कौन लाता है अपने पास? कॉर्नवालिस, याद रखिएगा, कॉर्नवालिस। अच्छा देखिए, परमानेंट सेटलमेंट किस चीज के लिए था बाबू, तो एक तरीके से रिवेन्यू फिक्स की गई थी। ये रिवेन्यू फिक्स किया गया था। तो रिवेन्यू देखिएगा एग्रीकल्चर के ऊपर लगाते हैं, एग्रीकल्चर से फसल होता है हमारे पास, कॉर्न आता है, तो यहीं से आपको कॉर्नवालिस जो है आराम से याद रहेगा। दूसरा, इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन बुर्दवान। बुर्दवान में 1797 में ऑक्शन हुआ था। ये बिल्कुल सही है, बुर्दवान में 1797 में ऑक्शन हुआ था बाबू, समझिएगा। और उस समय काफी ज्यादा महल वगैरह जो है वो सब बेचे गए थे। याद रखिए उस समय बुर्दवान का राजा है मेहताब चंद है। कौन है बाबू? मेहताब चंद, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका बेटा वहां का सक्सेसर बनता है उदय चंद। उसके बाद उसका बेटा बनेगा उदय चंद। तो मेहताब चंद के समय जो है बुर्दवान का ऑक्शन हुआ था जिसमें 95% ऑक्शन जो है फिक्सियस थे। 95% ऑक्शन जो है वो फिक्सियस है, मतलब झूठा है सेल, समझिएगा। राजा खुद अपने बंदे को ही भेज देता है वहां पे ऑक्शन में। तीसरा, द स्टेट ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शंस। जो भी अपने पास स्टेट जो है राजा को जो है ये मतलब ब्रिटिशर्स को जो है रेवेन्यू नहीं दे पाता था, उसका जो है पूरा का पूरा जमींदारी बिक जाता था, समझिएगा। ठीक है, बाय द परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है याद रखिए एक लॉ बनाया गया था अपने पास, सनसेट लॉ, समझिएगा। सनसेट लॉ में क्या है कि एक बार जो है मैंने अगर रेवेन्यू फिक्स कर दिया है कि हाँ इतना, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपीज आपको देने हैं एक साल में और आपको 31 मार्च से पहले दे देने हैं, तो अगर 31 मार्च के शाम तक अगर आप नहीं दे पाते हैं, समझिएगा, तो जनरली 1 अप्रैल को जो है क्या हो जाएगा, आपका जो है जमींदारी जो है ऑक्शन कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। लेकिन फसल जो है बाबू एक तो फिक्स डेट पे नहीं कट के आती है। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल सैलरी की तरह आता हो, समझिएगा। तो ये दिक्कत था जिसके कारण जो है जमींदार पे नहीं कर पा रहे थे। Who was the commander of British force during the American War of Independence? ये आपको नहीं पढ़ना है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिर्फ डेट पढ़ना है। देखिएगा, नेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो क्या करता है बाबू, इसे लेके आता है। ठीक है, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। व्हेन वाज द फिफ्थ रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? 1813 में जो है याद रखिए अपने पास जो है ये फिफ्थ रिपोर्ट क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आगे आते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है जमींदार के बारे में। जमींदार जो है याद रखिएगा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ जमींदार। ठीक है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। सबसे पहला, जमींदार हैव सेवरल विलेजेस अंडर देम, बिल्कुल सही है। दूसरा, द कंपनी फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द इंटायर स्टेट, समझिएगा, जिसका रेवेन्यू जमींदार कलेक्ट करेगा और पे करेगा, ये भी दूसरा बिल्कुल सही है, समझिएगा।
तीसरा, द जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द डिफरेंट विलेजेस, वो जनरली हर एक जगह से, हर एक गांव से रेंट कलेक्ट करेगा, समझिएगा, और उसके बाद इसके ऊपर फिक्स कर दिया गया है कि तुम्हें 1 लाख रुपीज जो है वो क्या करने देने हैं। जैसे एज्यूम कर लीजिए 1 लाख रुपए जो है जमींदार को देने हैं। अब जमींदार मान लीजिए यहाँ से 1.5 लाख रुपीज कलेक्ट करता है, तो 50,000 रुपए जो है उसके क्या हो गया बाबू, वो उसका अपना प्रॉफिट हो गया, और उसके बाद जो है 1 लाख रुपए उसे दे देने पड़ेंगे उसको, कंपनी को। The zamindar collected rent from the different villages and paid the revenue to the company and retained the difference as his income। और बचा हुआ चीज जो अपने पास इनकम के रूप में रख लेता था। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये 50,000 बच गया, तो ये तीसरा बिल्कुल सही है। He was expected to pay the company regularly, इसे रेगुलरली देना पड़ेगा, अगर एक बार फेल कर जाएगा तो उसकी जमींदारी ऑक्शन हो जाती थी, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन परमानेंट सेटलमेंट सम टाइम जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू, ये क्वेश्चन भी आता है, समझिएगा अपने पास, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू। तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहला, इनिशियल डिमांड काफी ज्यादा हाई था, समझिएगा, कंपनी ने जो है ना, समझिएगा 30 इयर्स के लिए जो है रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। तो जैसे मान लीजिए जिस जगह का रेंट आज अगर मान लीजिए 10,000 रुपए है, क्या इस जगह का रेंट आज के 10 साल बाद भी जो है वो 10,000 रहेगा? बिल्कुल नहीं है बाबू, इसका रेंट तो इंक्रीज होता रहेगा। हो सकता है कि इसका रेंट जो है उसमें 20,000 रुपए हो जाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही जनरली जैसे देखिए उनको पता चला कि अच्छा 10 साल बाद इसका रेंट 20,000 के आसपास पहुंच जाएगा और आज 10,000 है, तो इन लोगों ने इनिशियली किसका इतने इसका जो रेंट है वो कितना रखा, अराउंड 17,000, ताकि ब्रिटिशर्स को बाद में जब अपने पास रेंट बढ़ जाए तो लॉस ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग से वो ज्यादा ले रहा है। तो इनिशियल डिमांड जो है काफी ज्यादा हाई था, समझिएगा, ठीक है, और इसके कारण जो है बर्डन जो है जमींदार के ऊपर काफी ज्यादा हो रहा था। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड इन 1790s, ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाज कंटेंडेंट। बिल्कुल गलत है बाबू, यहाँ पे प्राइस जो है वो क्या हो रहा था, डिक्रीज होता जा रहा था। 1790s के फेज में लगाया गया था, जब एग्रीकल्चर प्राइस जो है वो क्या हो रहा था बाबू, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो क्या हो रहे थे, डिक्रीज होते जा रहे थे। थर्ड पॉइंट, द जमींदार कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस एंड पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी एंड रिटेन द डिफरेंसेस एज हिज इनकम। अभी बताया हम आपको, तीसरा बिल्कुल सही है, जमींदार इस रीजन से पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, समझिएगा, और उसके बाद जो है उसमें से जो टैक्स उसके ऊपर इंपोज किया गया है वो टैक्स पे कर देगा, और बीच का बचा हुआ जो शेयर होगा वही उसका इनकम होगा, समझिए। चौथा देखिएगा, ही वाज एक्सपेक्टेड टू पे द कंपनी रेगुलरली एंड फेलिंग, ये बिल्कुल सही है बाबू, वो कंपनी को रेगुलर पे करेगा टैक्स, अगर एक बार भी फेल हो गया तो उसकी जमींदारी जो है ऑक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेजेस, यहाँ पे एक इमेज बनाया गया है बाबू कॉर्नवालिस का, नीचे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कॉर्नवालिस वही बंदा है जो क्या करता है 1793 में जो है परमानेंट सेटलमेंट लेके आता है। आगे देखिएगा, अ फिजिशियन हु केम टू इंडिया एंड सर्व एज द बंगाल मेडिकल सर्विसेज, आपको पता है बुकानन, फ्रैंकिस बुकानन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, ये गुंजरिया पहाड़ के बारे में बताता है, ये गुंजरिया पहाड़ के बारे में बताता है, ये राजमहल हिल्स के बारे में बताता है, ये राजमहल हिल्स के बारे में बताता है। राजमहल हिल्स वही जगह है जहाँ पे पहाड़िया लोग रहा करते थे, समझिएगा, यहाँ पे कौन रहते थे, पहाड़िया लोग रहा करते थे, समझिएगा। और उसके बाद जो है यही गुजरिया पहाड़ में ये बताता है कि वहां पे जाके वो क्या देखता है, संथाल लोगों के द्वारा किया गया खेती देखता है, कि संथाल कैसे बाबू उस पहाड़ के वैसे बंजर जमीन को फर्टाइल बना दिए हुए हैं। आगे देखिएगा, हुवर तालुकदार अंडर द ब्रिटिश राज, तालुकदार कौन थे, तो जमींदार को ही जनरली एक तरीके से क्या बोला गया है, जो जमींदार से इन्हीं को तालुकदार बोला गया है, तालुकदार बोला गया है। ये तालुकदार का मतलब क्या हुआ, इनको एक तालुका दे दिया गया, तालुका मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम में एक स्टेट, तो एक स्टेट इनको दे दिया जाता था और बोला जाता था कि मैं इस स्टेट से इतना टैक्स लूंगा, बाकी तुम्हें जितना कलेक्ट करना है करो, लेकिन इतना टैक्स आपको जो है एक फिक्स डेट तक देनी है। अगर आप फिक्स डेट के जो है इवनिंग तक आप पे नहीं करते हैं तो आपका जो है तालुका आपसे छीन के ऑक्शन कर दिया जाएगा और आपका महल वहल सब कुछ बेच दिया जाएगा। तो याद रखिए तालुकदार। दूसरी इसी के जगह बाबू याद रखिए एक जोटेदार भी थे, जोटेदार मैंने बताया था, जोटेदार जो है याद रखिए ये कौन है बाबू, तो ये रिच पीजेंट होते थे, जो रिच पीजेंट्स थे उनको बोलते थे हम जोटेदार। ये पॉइंट याद रखिए, ये वाला जो रिच पीजेंट होते थे वो जोटेदार। तो तालुकदार कौन होता था बाबू, तो तालुकदार द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरिटोरियल यूनिट्स, ठीक है, याद रखिए ये एक्चुअली ऑफिसर्स नहीं है, नहीं ये गलत है, द वन हु होल्ड द टेरिटोरियल यूनिट पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझिएगा, वो पर्सन जिसको एक टेरिटोरियल यूनिट दे दिया गया है, जिसको एक तालुका दे दिया गया है, ये हो गया तालुकदार। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ देखिएगा हु इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जो है किसने लाया था,
कॉर्नवालिस अभी आपको बताया 1793 इस अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू जो है ये क्या करता है, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। जमींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जमींदार किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ लैंड, गलत है, पेइंग रिवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग क्या करते थे बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवेन्यू देने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, दे हैड टू मूव्ड इन द एरिया अराउंड 1800 एंड डिस्प्लेस द हिल folk who lived in those, संथाल के बारे में आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है, लोअर स्लोप एंड क्लियर द फॉरेस्ट एंड सेटल द राजमहल रेंज, ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है, याद रखिए संथाल लोग जो है याद रखिए 1800 के आसपास जो है वो 1800 में क्या करते हैं, इंटर करते हैं राजमहल हिल्स के पास, राजमहल हिल्स के पास, और धीरे धीरे देखते देखते पूरा का पूरा रीजन जो है वो क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, पूरा का पूरा जंगल काट देते हैं, उसे फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। बाय 1832 धीरे धीरे जो है इनके लिए एक एरिया अलग से डिजाइन कर दिया जाता है जिसका नाम था दामिने कोह, दामिने कोह याद रखिएगा, दामिने कोह वो लैंड है जो जनरली संथाल को दे दिया जाता था और बोला जाता था कि नेक्स्ट 10 इयर्स में आपको इसका एटलीस्ट 1/10 लैंड क्या करना है बाबू, प्रोडक्टिव बनाना है, समझिएगा, एटलीस्ट 1/10 लैंड जो है आपको क्या करना है, प्रोडक्टिव बनाना है दामिने कोह के तहत। तीसरा देखिएगा अपने पास, दे क्लीन द फॉरेस्ट एंड प्लो द लैंड, बिल्कुल सही है, वो जंगल क्लियर करते थे और वहां पे हल जला के जो है उसको फर्टाइल लैंड बनाते थे। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, गलत पॉइंट है बाबू, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन थोड़ी ना परफॉर्म करते थे, ये तो कौन करता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म, जो पहाड़िया लोग हैं, समझिएगा, जो पहाड़िया, ये तो बंजारे थे, जो संथाल लोग थे इधर उधर घूमते रहते थे, उनको तो वहां पे लाके ब्रिटिश सेटल कर देता है, और बाद में आपको पता है ये लोग मूवमेंट भी करते हैं 1855-56 में। तो यहाँ देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ संथाल रिवेलियन, संथाल रिवेलियन का लीडर कौन है, सिंधु माझी, इसका इमेज आएगा, समझिएगा, तो ये इमेज जो है आप जरूर देख लीजिएगा, और इनका रिवोल्ट जो है 1855-56 में होता है, संथाल मूवमेंट। उसके बाद जो है वहां पे अराउंड 30,000 के आसपास जो है संथाल को ब्रिटिशर्स गोलियों से भून देते हैं, मार देते हैं, और बाकी बच्चे को लाके जो है भागलपुर वाला जो रीजन है, समझिएगा, जो भागलपुर जो बिहार में जो रीजन है, समझिएगा, वहां पे लाके बाकियों को जो है पटक देते हैं और एक जगह बना देते हैं संथाल परगना, और संथाल परगना में लाके बाकियों को यहाँ पे पटक देते हैं, बोलते हैं कि तुम यहीं रहोगे, और पूरा का पूरा पहाड़िया वाला जो अपने पास रीजन था, समझिएगा, जो ये गुंजरिया पहाड़ वाला रीजन या फिर राजमहल हिल्स वाला रीजन, जो इतना मेहनत करके संथाल लोगों ने क्या किया था बाबू, फर्टाइल बनाया था, वो जो है ब्रिटिशर्स किसे दे देते हैं, वहां के जमींदारों को दे देते हैं। आगे देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनिकल ऑर्डर, आपको बताना है क्रोनिकल ऑर्डर में, संथाल रिवोल्ट कब होता है बाबू, 1855 अभी बताया, 55 और 56 में होता है। अच्छा, उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर कब होता है, तो अमेरिकन सिविल वॉर 1861 का फेज है, परमानेंट सेटलमेंट 1793 का है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे डेक्कन कब लाया गया, 1820 में लाया गया, रैयतवाड़ी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। एक्चुअली याद देखिए, जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, जो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, जो थॉमस मुनरो लेके आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जनरली मद्रास प्रोविंस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जो है बॉम्बे डेक्कन वाले रीजन में जो है लाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, साहूकार आर द पीपल, साहूकार कौन है, जो अपने पास कौन होते थे बाबू, जो जोटेदार होते थे, समझिएगा, जोटेदार को ही यहाँ पे क्या बोला गया है, साहूकार बोला गया है, जोटेदार को ही क्या बोला गया है, साहूकार। ये रिच पीजेंट होते थे, बहुत बड़ा बड़ा लैंड होता था, कभी कभी तो इनके पास 1000 एकर्स ऑफ लैंड हो जाता था, समझिएगा, तो 1000 एकड़ ऑफ लैंड कभी कभी इनके पास होता था। गांव में लोकल ट्रेड में इंडल्ज होते थे, समझिएगा। उसके अलावा जो है आपको याद रखना है कि ये क्या करते थे बाबू, मनी लेंडिंग का भी काम करते थे, पैसा देने का, उधार देने का काम, और जमींदार से ज्यादा पावरफुल फिगर ये गांव में होते थे, क्यों, क्योंकि ये गांव में ही रहते थे और जमींदार कहाँ, शहर में रहता था, तो ये गांव में रहते थे, लोकल ट्रेड को कंट्रोल करते थे, मनी लेंडिंग का काम करते थे, बड़ा बड़ा जमीन भी था, और ये अपने जमीन का अधिकतर शेयर जो है वो किसके दे देते थे, अधियार को, अधियार या बटैयादार, अधियार या बटैयादार, अधियार या बटैयादार को ये अपना जमीन का अधिकतर शेयर दे देते थे। जैसे ये लैंड है इनका साहूकार का, तो ये बोलेंगे कि तुम मेरा लैंड ले लो, इसके ऊपर प्रोडक्शन करो, और जितना प्रोडक्शन सब तुम्हारा, इसमें लगने वाला बीज, इरिगेशन वगैरह वगैरह सब तुम्हारा, और प्रोडक्शन का 50% हमें दे दो, क्योंकि हमारी जमीन है तुम्हारे पास और जिसके ऊपर तुम प्रोडक्शन कर रहे हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा कि जोटेदार लोग अपने अधिकतर शेयर किसे दे देते थे, अधियार को दे देते थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम अपने पास, यहां से आपको बताना है असर्शन रीजन, याद रखिएगा, अगर असर्शन में बिकॉज के आंसर, अगर असर्शन में बिकॉज के आंसर रीजन में मिल जाए तो याद रखिए रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन करेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा।
एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहला देखते हैं, द ईस्ट इंडिया कंपनी realized that there was need to fix the revenue amount for regular flow of income because British officers felt that agricultural, trade and revenue resources of the state could be developed by encouraging the investment। बिल्कुल सही है बाबू। ब्रिटिशर्स ने क्या किया बाबू, जनरली जो है फिक्स्ड रिवेन्यू किया, ठीक है, फिक्स्ड रिवेन्यू किया ताकि इनका इनकम बढ़े। क्यों? क्योंकि इनको लगता था फिक्स्ड रिवेन्यू कर देंगे ना, जैसे ये जमीन अगर मैं किसी भी बंदे को दे देता हूँ, एक जमींदार को दे देता हूँ, तो जमींदार क्या करेगा, फिर वहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि अब उसे पता चलेगा कि ये जमीन 30 ईयर्स तक अराउंड मेरे पास ही रहेगी। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करेगा और प्रोडक्शन को रेज करेगा और धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सेकेंड देखिएगा बाबू, इन द अर्ली decades after the permanent settlement जमींदार रेगुलरली फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड एंड अनपेड बैलेंस्ड accumulated। ठीक है, अगर जमींदारी सिस्टम जब लागू किया गया था तो स्टार्टिंग में बहुत सारे जमींदार जो है रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाते थे। कारण क्या था, द company had recognized the zamindar as important but it wanted to control and regulate them, subdue their authority and restrict their autonomy। देखिए यहाँ पे बिकॉज के आंसर नहीं है, बिकॉज के आंसर में क्या आ जाएगा कि वो क्यों फेल कर जाते थे, क्योंकि याद रखिए पहला इनिशियल डिमांड काफी हाई था, इनिशियल डिमांड बिल्कुल हाई था। ये जब लाया गया था 1790s के फेज में, तब बंगाल जो है याद रखिए अपने पास क्या सफर कर रहा था, वहां पे फैमाइन आ गया था, फैमाइन से सफर कर रहा था, समझिएगा। उसके अलावा जो है याद रखिएगा वो उस समय जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है बिल्कुल लो हो गई थी। तो ये सब कारण होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी, तो ये सब कारण होगा, समझिएगा। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्या है बाबू अपने पास स्टेटमेंट है, तो दोनों बिल्कुल सही है। पहला वाला जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बट नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। आगे देखिएगा, with their base in the hills of पहाड़िया रेगुलरली लेट द प्लेन्स। पहाड़िया लोग जो है वो क्या होते थे बाबू, माउंटेन के हिल वाले रीजन में रहते थे और रेगुलरली जो है वो क्या करते थे, नीचे वाले रीजन में जहां पे अपने पास पीजेंट्स हैं बाबू, वहां पे कंटिन्यूअसली अटैक करते थे। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा वहां पे जो है रेड करना इनके लिए जरूरी था, अटैक करना जरूरी था उनके सर्वाइवल के लिए। जब भी यहाँ स्कार्सिटी हो जाती थी ना ऊपर वाले रीजन में, समझिएगा, तो ये लोग नीचे अटैक करते थे और अटैक करके यहाँ से जो है पूरा का पूरा लूट के ले जाते थे। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है। The British encouraged forest clearance and zamindars and जोटेदार turn the uncultivated land to rice field। बिल्कुल सही है बाबू। ब्रिटिशर्स ने जो है वहां पे फॉरेस्ट क्लियरेंस को इनकरेज किया था। क्यों किया था? बिकॉज ब्रिटिशर्स को लग गया था कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो जंगली हैं, समझिएगा। वो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को सेवेज के रूप में देखते थे, अनरूली रूप में देखते थे। तो ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, वर्धमान राजा स्टेट हैड बीन पब्लिकली सोल्ड बट ही रिमेन द कंट्रोल। ठीक है, वर्धमान के राजा का जो है अपने पास पूरा का पूरा जमीन जो है वो बेचा जा रहा था, पूरा का पूरा अंपायर बेचा जा रहा था, फिर भी उसका कंट्रोल इसके ऊपर हो चुका था। कैसे हुआ था बाबू? फिक्सियस सेल से। कैसे हुआ था? झूठा सेल लगा के। दूसरा देखते हैं बिकॉज में, ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउ द राजा टू मेंटेन जमींदारी अंडर परमानेंट सेटलमेंट। तो ये देखिए बिकॉज का आंसर यहाँ पे कहा है बाबू, और दूसरा तो गलत है नहीं। उन्होंने जमींदारी कहाँ मेंटेन रखने के लिए बोला? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखिए बाबू, आप जो है जमींदार कब तक रहेंगे? आप जमींदार तब तक रहेंगे जब तक रिवेन्यू देंगे। जब आप रिवेन्यू देना खत्म कर देंगे आपकी जमींदारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ पहला सही है, उसके बाद दूसरा गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विद इन द विलेजेस द पावर ऑफ जोटेदार वाज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द जमींदार। और ये कभी कभी याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है वाई लगा के, क्यों? तो यहाँ पे देखिएगा ये बिल्कुल बिकॉज याद रखिए, बिकॉज यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि जमींदार जो है ये जनरली अर्बन एरियाज में रहता था, जबकि जोटेदार गांव में रहता था, समझिएगा। डायरेक्ट कंट्रोल होता था उसका पुअर विलेजर्स के ऊपर। साथ में याद रखिए ये मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, मनी लेंडिंग के साथ साथ याद रखिए ये ट्रेड में इंडल्ज है, समझिएगा। उसके बाद जो है इसके पास 1000 एकर्स ऑफ लैंड से जो है वो भी ज्यादा लैंड होता था। तो ये सब पॉइंट है अपने पास। ए और आर दोनों सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे आते हैं, द पहाड़ियास रेगुलरली लेट द प्लेन्स वेयर द सेटल्ड एग्रीकल्चर लिव्ड। ठीक है, ये हमेशा रेट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि याद रखिएगा उनके पास जो है याद रखिएगा जब स्कार्सिटी हो जाती थी, अभी बताया स्कार्सिटी हो जाती थी। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 1770 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? एक ब्रूटल पॉलिसी चलाया था, पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि बिकॉज का आंसर नहीं है ना। इन्होंने एक्सटर्मिनेशन क्यों चलाया था? क्योंकि वो पहाड़िया को रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे, समझिएगा। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। ठीक है, याद रखिए दोनों इंडिपेंडेंट है। अच्छा, पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन 1770 में लाया गया था, ये पॉइंट याद रखिए 1770s में।
आगे देखते हैं, द ब्रिटिश टर्न द संथाल एंड दे वर गिवन द लैंड एंड परस्यू टू सेटल इन द फुटहिल्स ऑफ राजमहल। बिल्कुल सही है बाबू। 1800 के फेज में आपको पता है 1800 के आसपास जो है ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, राजमहल हिल्स का जो लोअर रीजन है वहां पे संथाल को लाके बसाना चालू कर देते हैं, समझिएगा। और वहीं पे 1832 वाला रीजन है जब इनको जो है कुछ रीजन जो है फिक्स्ड करके दे दिया जाता है दामिने कोह के रूप में, दामिने को, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, ये क्यों यहाँ पे लाके इनको बसाते हैं, क्योंकि दे हैव फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़िया। बिल्कुल सही बात है, वो लोग पहाड़िया को मनाने में पहले जो है ना ब्रिटिशर्स इन पहाड़िया को बोलते हैं कि तुम जंगल काटो और एग्रीकल्चर कर दो, तो पहाड़िया लोग मना कर देता है बाबू, समझिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये लोग संथाल को लाके वहां बसा देते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये बंदे को पहचान लीजिए, ये वही बंदा है बाबू कॉर्नवालिस जिसने क्या लाया था, परमानेंट सेटलमेंट लाया था। तो परमानेंट सेटलमेंट लाने वाला जो है यही पर्सन है, समझिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ देखिएगा तो ये जनरली आपको बताना है ये कौन है बाबू, ये कॉर्नवालिस है, विलियम ने कॉर्नवालिस, ठीक है। यहाँ देखिएगा, आगे देखते हैं अपने पास, ठीक है। यहाँ देखिए, विच रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज अथॉरिटी, इसके समय जो है कौन सा अथॉरिटी लाया, कौन सा सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट, समझिएगा, ठीक है। अच्छा ये रैयत वाली तो आपको पता है ना, ये मुनरो के समय लाया गया। आगे देखिएगा, व्हाट वाज हिज डेजिग्नेशन ड्यूरिंग द स्टे इन इंडिया, ये जो अपने पास कॉर्नवालिस है ये कौन था बाबू, तो एक जो कॉर्नवालिस है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, समझिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, विच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू फेल टू प्रे टू वाइस ऑफ हिज रिवेन्यू सेटलमेंट, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जो जनरली रिवेन्यू देने में फेल हो गया था, वो है बुर्दवान, समझिएगा। बुर्दवान के बारे में याद रखिए, यहाँ के राजा है ये मेहताब चंद, ये कौन है बाबू, मेहताब चंद, जो कहाँ के राजा है, बुर्दवान के राजा है जिन्होंने जो रिवेन्यू देने में क्या हो गए थे बाबू, फेल हो गए थे, रिवेन्यू देने में फेल हो गए थे। अच्छा देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि उनका भी स्कोर बेटर से बेटर आता रहे, ठीक है, उनको भी मजा आए, आपको भी मजा आता रहे, ठीक है। तभी तो मेरा भी इंटरेस्ट बनता रहेगा कि मैं इससे ज्यादा आपको दूं। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जितना मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद सफिशियंट है आपको जो है एक बेटर स्कोर लाने के लिए। आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी, इसको इसके बारे में बताना है, ये कौन है बाबू, तो ये अपने पास महाराजा मेहताब चंद है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद देखते हैं, विच स्टेट डिड ही रूल, यहाँ पे ये कौन से स्टेट के रूल की के ऊपर रूल किए, बुर्दवान वाला जहाँ पे ऑक्शन हुआ था। होम डिड ही सपोर्ट ड्यूरिंग द संथाल रिबेलियन, संथाल के समय इन्होंने जो है ये आपसे पूछ रहा है कि होम डिड ही सपोर्टेड ड्यूरिंग द संथाल रिबेलियन, संथाल रिवोल्ट के समय याद रखिए ये इन्होंने किसकी मदद की बाबू, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि संथाल ने क्या किया था बाबू 1855 एंड 56 में जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स। तो ये क्या किए थे बाबू, ब्रिटिशर्स की मदद किए थे। उसके बाद पूछा जाता है कि इनके प्रीसीडर्स कौन है बाबू, इनसे पहले कौन आया था, तेज चंद आया था, और इनके बाद कौन आया बाबू, उदय चंद आया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इनके बाद उदय चंद और इनके पहले जो है तेज चंद आए थे। तो ये वाला हो गया। अब आप देखिएगा नेक्स्ट अपने पास रिवेल्स एंड राज वाला, इसका एमसीक्यू देख लीजिए।